Hello students, now we'll be starting the next chapter, that is gravitation. ठीक है. Now everybody knows the story of Newton कि उसके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा and what Newton thought that there is a force which is attracting the apple and so he discovered gravitation. But ये story गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. न्यूटन के पहले भी बहुत सारे लोग उस पे काम कर रहे थे. एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया चलाने के लिए, बच्चों को याद रहे. बट ऐसा नहीं है एक सर पे एप्पल गिरा उसको मतलब ग्रेविटेशन की उसने खोज करी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. नाउ सी सबसे पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन या व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले टॉपिक जो इजाद किया गया ग्रेविटेशन में, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये कहता है कि सपोज मेरे पास दो बॉडी हैं. This is body 1 of mass m1. This is body 2 of mass m2. The distance between their center से distance लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना center से, is suppose r. ठीक. तो ये पाया न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके. अभी आपके में एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, कैंडेविश का एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स. वो एक्सपेरिमेंट आप में नहीं है तो उसमें सीधे आपको लॉ बताता हूं. तो ये लॉ स्टेट करता है कि force acting between two particles is directly proportional to product of the masses and it is inversely proportional to square of the distance between their center. इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिला? F is proportional to m1 m2 upon r square. प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो वहां पे कांस्टेंट मिला जिसको बोलते हैं g m1 m2 by r square and g is called universal gravitational constant. अब आप समझ लो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन कैसे करना है. तो व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. When we are combining both of these हमें ये फॉर्म में मिलता है. The proportionality sign को अपन ने हटा दिया तो हमें मिला F is equal to g m1 m2 by r square. G is called universal gravitational constant. बहुत इंपॉर्टेंट है. G is called universal gravitational constant. तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना. G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है. अभी मैं बताऊंगा कैसे, ये वैल्यू तो नहीं बता पाऊंगा बट यूनिट कैसे ही वो बता दूंगा. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भाई ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नेचर क्या है. हर फोर्स का एक नेचर होता है ना. तो अब बात आई कि इसका नेचर कैसा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज बनेगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. सबसे पहली प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कभी भी रिपेल नहीं करेगा. दूसरी चीज, इट डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट है किसका? ऑफ द मीडियम दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू पार्टिकल. मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे पीछे बोर्ड है तो अभी यहाँ पर एयर है. अगर मैं यहाँ वाटर ले आऊं, मरकरी ले आऊं, कुछ भी ले आऊं तो मेरे और बोर्ड के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही रहेगा. तो कभी भी इंटरवीनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है. तो वो होता है ना कि एक वो पिक्चरों में लव स्टोरी चलती रहती है और फिर बीच में वो तीसरा आदमी आता है तो फिर वो प्यार कम हो जाता है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इंटरवीनिंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करता. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये दूसरे पार्टिकल्स पर भी डिपेंड नहीं करता. जैसे मान लो ये बॉडी है छोटी सी, इसका मास m है. अब यहाँ पे मान लो इसके पास एक मास m1 रखा है. m1 m1 इस पार्टिकल पे फोर्स F लगा रहा है. ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है सपोज.
अब मान लो कि यहाँ पे कुछ और लोग आ गए, यहाँ पे एक पार्टिकल M2 आ गया, यहाँ एक पार्टिकल M3 आ गया, यहाँ एक पार्टिकल M4 आ गया। ये मान लो F2 फोर्स लगा रहा है, ये F3 फोर्स लगा रहा है और ये F4 फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि M1 इनिशियल में फोर्स F लगा रहा था, तो भले ही ये पार्टिकल कितने सारे पार्टिकल से सराउंडेड हो जाए, अगर ये फोर्स F लगा रहा है तो ये हमेशा F ही फोर्स लगाएगा। इनफैक्ट अगर कोई पार्टिकल उसके बीच में भी आ जाए, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल आ गया, उसका मास है मान लो M5, तब भी ये M1 और इस M के बीच का जो फोर्स F है वो चेंज नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, ये इस पर फोर्स लगाया कुछ, बट इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी मैंने बताया, इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो लोग के बीच का जो भी उनके बीच प्रेम है, फोर्स है, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बात। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो पार्टिकल, उनके बीच फोर्स 10 न्यूटन है, फिर बीच में मैंने एक तीसरा पार्टिकल इतने मास का रख दिया, अब जो पहले के दो पार्टिकल थे उनके बीच का फोर्स में कितना डिफरेंस आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 0, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गया। वो पॉइंट कहता है कि ये फोर्स कैसा है नेचर में? कंजर्वेटिव। कैसा है? कंजर्वेटिव। अब देख लो, दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते। कहने का मतलब, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, सपोज मुझे 5 मीटर हाइट तक ले जाना है, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के, सपोज इस चौक को मुझे ले जाना है, अगर मैं इस चौक को उठा के ले जाऊंगा 5 मीटर हाइट तक, तो कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नीचे अर्थ की ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो मुझे इसको ऊपर ले जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि चाहे मैं इसको सीधा ले जाऊं, चाहे मैं इसको ऐसे सांप की तरह ले जाऊं, चाहे मैं इसको ऐसा ले जाऊं, चाहे मैं इसको ऐसा ले जाऊं, अगर हाइट सेम है तो हर केस में जो वर्क डन है या जो एनर्जी डिस्पेंस है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। पाथ पर वो डिपेंड नहीं करते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे भाई? मैं मान लो, मतलब रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, दर ऐसा रास्ता है। अब अगर मैं इस रास्ते पर कम डिस्टेंस ट्रैवल करूं, ठीक है, मतलब मैं सीधा चला जाऊंगा, तो मेरे टायर कम खराब होंगे गाड़ी के, या जो भी मैं स्लीपर पहना हूं ना, घिसते हैं ना, फ्रिक्शन में वियर एंड टियर होता है। बट अगर मान लो मैं सांप की तरह हूं, तो यहाँ मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, ज्यादा मेरी चप्पल घिसेंगी, ज्यादा मेरा टायर घिसेगा, ज्यादा मेरा एनर्जी वेस्ट होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करते, पाथ इंडिपेंडेंट होते। तो ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फोर्स कैसे है? म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब, भाई मैंने कहा ये बॉडी M1 है, ये बॉडी M2 है। अगर M1 M2 पर फोर्स लगा रहा है F21 को रीड कैसे करेंगे? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1, और किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। तो M2 भी लगाएगा M1 पर फोर्स, वो फोर्स क्या होगा? F12। कैसे रीड करेंगे? फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल होगी और क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब ये देखो, ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहा है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस म्यूचुअल हैं। जितना फोर्स मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूं, उतना फोर्स ये बोर्ड मुझ पे लगा रहा है, और बोर्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं बोर्ड को अपनी तरफ खींच रहा हूं। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अट्रैक्टिव होंगे, कभी भी रिपल्सिव नहीं। आई होप ग्रेविटेशनल के लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कैपिटल जी की। ठीक है, कैपिटल जी देखो,
ये बोर्ड मिटाने वाला चाहिए नहीं, बड़ा आलस आता है। जब से कोरोना आया है जिंदगी आलस आलस हो गई है, पतंग जैसे, है ना। देखो क्या पढ़ा था, हाँ क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। जी का मैंने आपको वैल्यू लिखा दिया था, यूनिट क्या आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो कैसे यूनिट कैसे आ गई। अगर आपके पास एक फॉर्मूला दिया है और बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको पता है और किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपको नहीं पता, तो आप कैसे निकालोगे, बाकी की यूनिट पुट कर दो और उसकी यूनिट अपने आप आ जाएगी। कैसे, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, जी की मुझे नहीं पता, मास की किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम केजी का स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर और मीटर का स्क्वायर, ये इधर चला गया तो फाइनल कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये चलाएगा नीचे अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी की यूनिट होती है, आप किसी की भी यूनिट इस प्रकार निकाल सकते हो। और वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ये जो वैल्यू आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप आकाश में रहो, चाहे आप पाताल में रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, दिस वैल्यू विल नेवर चेंज। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। एक क्या 2-3 सवाल कर लेंगे, उसमें क्या है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा पहले जी की डेफिनेशन, अब सुन लो, इस दुनिया में जितनी भी चीज कांस्टेंट है उनकी डेफिनेशन खुद के टर्म्स में अपन नहीं दे सकते, उसकी डेफिनेशन आप लोग किसी और के टर्म्स में देंगे। कैसे देंगे, देखो एफ का फॉर्मूला क्या है, जी m1m2/r²। कई बुक में डी दिया है तो यहाँ पे आप कोई एक्स भी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये मान लिया कि दोनों मासेस 1 किलोग्राम के बराबर है, फिर मैंने ये मान लिया कि डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर है, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू जी, 1 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू जी मिलेगा। देखो डिफाइन कैसे करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिट मास, फिजिक्स में 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, हैविंग यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। क्या बन गया, force universal gravitational constant is equal to force of gravitation between two objects having unit mass and separated by unit distance। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन पढ़ते हैं इसकी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। अब इसमें 2-3 प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल आएगा वो तो बहुत सिंपल है, सीधे वैल्यू दे देगा और आपको निकालना पड़ेगा। सपोज मैंने बोल दिया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10⁵ kg। मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10⁹ kg। उनके सेंटर के बीच का मान लो मैंने डिस्टेंस दे दिया 10⁻³ मीटर। अब किसी ने कह दिया फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लगा दो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। ठीक है, सबकी रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁵ इंटू 10⁹ अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब 10⁻³ का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या है r का स्क्वायर। अब 3 2 कितना हो जाएगा, मैं सीधे यहां लिख रहा हूं, ठीक है, 3 2 हो गया 6। अब कैंसिल करो, 10⁵ और ये कैंसिल, एक 10 बचा और एक 10 और ये कटेगा तो बचेगा 10⁸ 10⁸ इंटू 10 का पावर -11 कितना बचेगा, 10⁻⁻3। आपके फोर्स की वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ईच ऑब्जेक्ट। सपोज पूछ लिया कि m1 और m2 का एक्सेलरेशन बताओ, कैसे करोगे। मान लो m1 में एक्सेलरेशन a1 है, m2 में एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फोर्स तो म्यूचुअल है, फोर्स सेम रहता है, मतलब जितना फोर्स m1 पे लगेगा उतना ही फोर्स m2 पे लगेगा। तो पहले आप लगा दो F इज इक्वल टू m1a1। F की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप F रख दोगे, m1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप m1 रख दोगे, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
सेकेंड, जब आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तब आप पुट कर दोगे F इज इक्वल टू m2 a2। F की वैल्यू आपको पता है, m2 की वैल्यू आपको पता है, a2 आपको मिल जाएगा। जिसका मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम, क्योंकि फोर्स क्या है, सेम है या कांस्टेंट है। ठीक, ये वाला पार्ट आपको क्लियर है।